जय हिंद साथियों। आज हम लोग मौलिक अधिकार के जो हमने पीछे पढ़ा था। जय हिंद साथियों। आज हम लोग मौलिक अधिकार का भाग स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कि हमारे जो मौलिक अधिकार है उसमें हमारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो कितनी स्वतंत्रताएं हमको दी गई है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट। तो जो राइट टू फ्रीडम है वो हमारा कहां से कहां तक था? आपका आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक हमारा दिया गया है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अब बात करते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 को बोला गया बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की रीढ़ की हड्डी बोला गया। किसको? आर्टिकल 19 को। आर्टिकल 19 एक आम नागरिक के लिए सबसे इंपोर्टेंट आर्टिकल है आपका, तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 19 फर्स्ट। आर्टिकल 19 फर्स्ट में आपकी पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी आपकी। वर्तमान में आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। जो आपकी एक स्वतंत्रता आपकी अलग कर दी गई है, आपकी राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। तो हम सब चीजों को देखेंगे, उसको कब अलग किया गया, क्या सब कुछ। तो सबसे पहली बात करते हैं आपका आर्टिकल 19(1)(a) का जो क्लॉज ए है आपका, उसमें बात की गई आपकी अभिव्यक्ति। कहने का मतलब आपको जो व्यक्ति है उसको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपकी। तो क्या है आपका? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यार बात करते हैं आपका कि जो अभिव्यक्ति दी गई वो किसका मतलब क्या है, अभिव्यक्ति क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, अब वो अपनी चीजों को कैसे अभिव्यक्ति कर सकता है, तो बस उसको एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहली बात करते हैं बोलने की अभिव्यक्ति। आपके अंदर कुछ भी है, आपके मन में किसी के लिए कुछ भी है और उसको आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उसको बोल सकते हैं, बोल करके कि हाँ ये बात है या वो बात है। तो आपके अंदर में जो भी बात है उसको कैसे आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं? बोल कर सकते हैं। दूसरी बात क्या? आपका मौन रहकर। फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी से गुस्सा है तो अगर उससे आप नहीं बोलना चाहते तो आप मौन भी दे सकते हैं। ये भी तुम्हारी क्या आपकी अभिव्यक्ति का आजादी है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा है एकांतवास। अगर आप गुस्सा हो गए, अब गुस्सा में आप एक जगह चुपचाप बैठ के जाके, ये भी तुम्हारी क्या आपकी अभिव्यक्ति की आजादी हो कि तुम अगले वाले इंसान से क्या हो, गुस्सा हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मीडिया। मीडिया जो आपकी क्वेश्चन करती है किसके अकॉर्डिंग करती है? तो आर्टिकल 19 फर्स्ट के पार्ट ए में जो दिया गया आप कह सकती हो किसकी? आपकी मीडिया की। मीडिया जो भी आपसे क्वेश्चन पुटअप करती है, अगर पूछा जाए किस आर्टिकल का, तो आर्टिकल 19 फर्स्ट का पार्ट ए से आपकी अभिव्यक्ति का जाती है। जो प्रचार और प्रसार करना है आपका, जो भी आप एडवर्टाइज कराते हैं, आज जैसे मैं हूं, मैं अपनी कोचिंग का एडवर्टाइज कराऊं या मैं अपने यूट्यूब चैनल का एडवर्टाइज कराऊं आपके फेसबुक पे, तो ये हमारी स्वतंत्रता कहां पे आपकी? तो आपकी फ्रीडम जो हमारी दी गई आर्टिकल 19 फर्स्ट के पार्ट ए में दी गई है। बात करते हैं आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप सरकार के काम को जानना चाहते हैं, सरकार क्या काम कर रही है, सरकार की योजनाएं क्या है, तो उसको आप मालूम कर सकते हैं किसके द्वारा? आरटीआई द्वारा मालूम कर सकते हैं। बात करते हैं आपका झंडा फहराना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और इंडिया जीत गई तो आप खुशी में झंडे फहरा रहे हैं, ये आपका अधिकार है। अगर कोई पार्टी का व्यक्ति मानी अपोजिट पार्टी का व्यक्ति या कोई नेता है, अगर उसका विरोध करना चाहते हैं तो काला झंडा दिखाकर उसका विरोध भी कर सकते हैं, ये भी तुम्हारी स्वतंत्रता है आपकी। नेक्स्ट बात करता हूं पुतला फूंकना। अगर आप किसी व्यक्ति या किसी नेता से आप क्या है उसको नापसंद करते हैं, उसके जो कार्य हैं उसकी निंदा करना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका यह भी है कि आप उसका पुतला फूंक सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या स्वतंत्रता का अधिकार है। बात करते हैं आपका विचार रखना। अगर आपके दिमाग में कोई एक आइडिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इनोवेशन का आइडिया है आपका, तो उस विचार को आप लोगों के सामने रख सकते हो। ये आर्टिकल 19 फर्स्ट की आपकी क्या है शक्ति है। बात करते हैं विज्ञापन, ये हम लोग पहले कर चुके हैं प्रचार और प्रसार में बात। तो आपकी जो अभिव्यक्ति है आप उसको किसी प्रकार से जाहिर कर सकते हैं। आप इसको साधारण भाषा में समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति है उसकी जो अभिव्यक्ति वो कैसे एक्सप्रेस कर सकता है? अगर आप किसी से गुस्सा हैं तो बोलेंगे नहीं, ये भी आपकी क्या होगी? आपकी अभिव्यक्ति होगी। या आपने क्या किया, अपनी बाह पर काला कलर का पट्टा बांध दिया और क्या कर रहे हो? विरोध का प्रतीक होता है आपका काला कलर का, तो आप उसका विरोध भी कर सकते हैं। मानिए आप जिस तरीके से अभिव्यक्ति करना चाहें कर सकते हैं, और बोलने की स्वतंत्रता है आपको। अब बात करते हैं आपके कि ये सब आपके पास में अधिकार तो है, लेकिन क्या कुछ प्रतिबंध है कि आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, कुछ भी किसी प्रकार से विरोध कर सकते हो? तो बताना चाहेंगे आपको कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। वो प्रतिबंध दिए गए हैं आपका आर्टिकल 19 के सेक्शन 2 में। प्रतिबंध क्या है? आप ऐसा कुछ नहीं बोलोगे जिससे देश की संप्रभुता और अखंडता खंडित हो जाए। मानी आप ऐसा कोई शब्द या ऐसे कोई वाक्य या ऐसी कोई वक्तव्य का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे देश की एकता जो है, यूनिटी है, वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक ऐसी बात कहने लगे जिसमें हिंदू और मुसलमान की आपकी बात आ जाए, तो यहाँ पे हिंदू मुसलमानों की एकता वो अखंडित हो सकती है।
या फिर हमारी जो संप्रभुता है आपकी, सवर्निटी आपकी जो है, उसमें आपका कोई भी प्रलोभन नहीं होना चाहिए, इससे इन चीजों पे कोई प्रभाव पड़े। दूसरी बात करते हैं सुरक्षा। फॉर एग्जाम्पल आप आईबी में हो और आप बोलते हो मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, और आईबी की जानकारी, जो इंटेलिजेंस की जानकारी है, उसको आम लोगों के बीच में फैलाने लगो, तो आप या कोई एक आम नागरिक, मानिए तो जॉब वाला व्यक्ति हो गया या कोई आम नागरिक जिसको कोई जानकारी प्राप्त है, तो उसको एक पब्लिक प्लेस पे ही इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि अगर कि हमारे देश की सुरक्षा अगर उसमें खंडित हो रही है तो आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विदेशी संबंध। आप किसी भी प्रकार की ऐसी चीजों या ऐसे वक्तव्य का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जिससे हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उसमें बीच में बाधा फैले। फॉर एग्जांपल क्या है कि आपके अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में घूमने आए और अमेरिका भारत के एक अच्छे संबंध है, और आप क्या करो, अमेरिका के राष्ट्रपति के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग करो, तो आपको पुलिस तुरंत उठा लेगी, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके हमारे जो विदेशी संबंध है उनके खिलाफ में काम कर रहे हैं। बात करें नैतिक और आचरण, ऐसे कोई भी आप एक्सप्रेशन या आप अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं जिससे किसी की नैतिकता और आचरण पे क्या पड़े, प्रभाव पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायालय की अवमानना। आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हो या सब कोई एक्सप्रेशन कर सकते हो ना बोल सकते हो जिससे न्यायालय की आपकी अवमानना हो। अब एक आपका मुद्दा बताना चाहेंगे न्यायालय की अवमानना की। साधारण केस में अगर न्यायालय ने कोई डिसीजन दिया है आपका, मानिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है आपका धारा 370, अब धारा 370 आपका सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया और उसके आप खिलाफ बोलने लगे, तो ये क्या हो गया, आपका न्यायालय की अवमानना हो गया। अभिव्यक्ति कर सकते हैं कि इसमें ये चीजें गलत हैं, लेकिन उसको अगर आप कोर्ट के संदर्भ में कर रहे हैं तो उसको न्यायालय की अवमानना माना जाएगा, तो ऐसे संदर्भ में आप नहीं बोल सकते हैं। बात करते हैं मानहानि। मानहानि तो आप स्पष्ट रूप से जानते होंगे, जैसे राहुल गांधी हैं, काफी बार उनके ऊपर उन्होंने केस किया कि लोग हमें पप्पू कह के बुलाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जब किसी की इज्जत या रेपुटेशन पे आपको ऐसे शब्दों के द्वारा या इशारा द्वारा या अन्य किसी माध्यम के द्वारा उनकी मानहानि करते हैं, तो आपका मानहानि का मुकदमा भी लगता है। तो आपको बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे किसी की मानहानि हो जाए, जिससे उसकी रेपुटेशन डाउन हो जाए। बात करते हैं लोक व्यवस्था, मानी पब्लिक ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल आप जहां रह रहे हैं वहां की लोक व्यवस्था, जो पब्लिक ऑर्डर है, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, लेकिन आपने क्या किया, आपने बोला कि मुझे आर्टिकल 19 फर्स्ट के तहत शक्ति है कि मैं कुछ भी बोल सकता हूं, और वहां पे आप कोई धार्मिक बात बोल दे जिससे दो गुटों के बीच में क्या हो जाए, आपस में झगड़ा उत्पन्न हो जाए या अन्य कोई कारण की वजह से झगड़ा उत्पन्न हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं आप जिससे वहां की लोक व्यवस्था बिगड़ जाए। नेक्स्ट है आपका अपराध उद्दीपन। आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे अपराध जो क्राइम है आपका वो डेवलप हो जाए। या मानी अभी तक कोई बात शांत थी और एकदम से आप आए और किसी आपने धार्मिक पक्ष को लेके आपने बात कह दी, तो दो लोगों के आपसी गुट में क्या हो जाए, जो आपका क्राइम है वो बढ़ जाए। मानिए आप किसी प्रकार का अपराध का उद्दीपन नहीं कर सकते हैं। तो हमने जो आर्टिकल 19 फर्स्ट में पढ़ा कि हमें जो अभिव्यक्ति जो राइट टू एक्सप्रेशन है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि राइट टू एक्सप्रेशन आपका होता क्या है, उसको मैंने आपको एग्जांपल के द्वारा समझाया। लेकिन आर्टिकल 19 सेकंड में ये बोला गया कि आपको स्वतंत्रताएं तो है, लेकिन जो आपकी 8 पार्ट है इन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर इन पे प्रभाव पड़ा तो आप इस प्रकार की अभिव्यक्ति पर सरकार रोक लगा सकती है। हाँ, इनको छोड़ के अगर आप कुछ भी बोलते सरकार आप पे रोक नहीं लगा पाएगी, क्योंकि आपका ये क्या आपका फंडामेंटल राइट है। अगर किसी प्रकार से सरकार आप इन चीजों पे टच में नहीं है, मानी ऐसे कोई काम नहीं करते जो इनसे प्रभावित है, और फिर अगर आपके किसी प्रकार से इन प्रभावों को रोका जाता है तो आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये तो आर्टिकल 19 फर्स्ट में हो गया आपका अभिव्यक्ति का आजादी। अब बात करते हैं आपका आर्टिकल 19 फर्स्ट का पार्ट जो बी है, उसमें बोला गया सभा करने का आजादी। आप कहीं भी सभा कर सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। ये शक्ति हमारी कहां पे, आर्टिकल 19 फर्स्ट के पार्ट बी में। लेकिन यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है कि सभा तो कर सकते हो, लेकिन उस सभा में क्या, बिना हथियार, विदाउट वेपन आप वहां पे इकट्ठा होंगे और शांतिपूर्ण। अब ये नहीं कि आपके यहाँ पे कोई प्रोग्राम है, आपने सभा रखी और वहां पे लोग राइफल लेके पहुंच रहे हैं या हथियार लेके पहुंच रहे हैं या फिर वहां की शांति भंग कर रहे हैं, ऐसा कोई भी फंक्शन वहां पे नहीं होगा, इसको बोला गया। बात की प्रतिबंध, आपका सभा के बारे में प्रतिबंध कब हो सकता है, तो प्रतिबंध है वो आर्टिकल 19 के पार्ट 3 में प्रतिबंध की 2 चीजें बताई गई हैं, लोक व्यवस्था, संप्रभुता और अखंडता। आप इस प्रकार का सम्मेलन नहीं कर सकते जो वहां की लोक व्यवस्था की बिगाड़ दे। फॉर एग्जाम्पल आपकी बर्थडे पार्टी और आपने बिंदास सी सभा रखी बर्थडे पार्टी के लिए, और वहां पे 200 से 250 लोग इकट्ठा हुए आपके। अब वो लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, आपके वहां पे उद्दंडता मचा रहे हैं, तो इससे क्या होगी, आपकी लोक व्यवस्था बिगड़ी। तो ऐसा कोई काम नहीं, उस सभा में इस प्रकार का कोई भी काम नहीं होगा जिससे वहां की क्या हो, आपकी लोक व्यवस्था बिगड़े। बात करते संप्रभुता और अखंडता।
देश की संप्रभुता और अखंडता पे कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपने एक सभा बनाई और सभा में ये बोला कि भारत के खिलाफ हम क्या करेंगे, एक युद्ध का ऐलान करेंगे और आपस में इसकी क्या कर रहे हो, सभा कर रहे हो। इस प्रकार की कोई भी सभा आप नहीं कर सकते हो। एक इसका और की पॉइंट आपको बताना चाहेंगे, जब आईपीसी धारा 144 लागू हो जाती है तो 5 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। कहने का मतलब, अगर आईपीसी धारा 144 लागू है आपके यहाँ पे, तो आप किसी प्रकार की सभा और सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपका आर्टिकल 19 फर्स्ट के पार्ट सी, संघ और संगठन। ये क्या आपका होता है, यूनियन एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत आप कोई संघ बना सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं। आप कोई युवा वाहिनी, जैसे फॉर एग्जांपल आप युवा लोग हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप एक युवा वाहिनी बना सकते हैं। या फॉर एग्जांपल आपको कोई एक कास्ट है, कास्ट को लेकर आप ग्रुप बना सकते हैं। या फिर आपका कोई धर्म है, उसके लिए आपका ग्रुप बना, जैसे आपका आरएसएस आपका हो गया, बजरंग दल है, ये क्या है, आपका एक संगठन है। या आप कोई एक राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं, या आप साझा फर्म बना सकते हैं, या कंपनी बना सकते हैं, या क्लब बना सकते हैं। तो मानी किसी प्रकार का आप संगठन बना सकते हैं। और यहाँ पे एक 97वें संविधान संशोधन 2011 में हुआ, उसमें ये बोला गया कि सहकारी समिति भी बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसी का आपका, इसमें कुछ प्रतिबंध हैं। ये तो आपकी सामान्यता हो गया कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, संघ या संगठन बना सकते हैं, लेकिन इसका प्रतिबंध बताया गया आर्टिकल 19 के पार्ट 4 में। आप ऐसा कोई भी संघ नहीं बनाएंगे जो लोक व्यवस्था को क्या करे, खंडन करे, या फिर संप्रभुता और अखंडता को खंडित करे। ऐसा किसी प्रकार का आप कोई भी संघ या संगठन नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी आप एक संगठन बना लो हिंदू विरोधी। अब हिंदू विरोधी जब आप संगठन बनाओगे तो जो हिंदू लोग हैं अब वो तुम्हारे ऊपर क्या हो जाएंगे, आक्रामक हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लोक व्यवस्था आपकी बिगड़ जाएगी। या फिर हो सकता है आप इंडिया के खिलाफ में कोई एक क्या बना लो, एक अपना संगठन या समूह बना लो। तो ऐसा कोई भी संगठन और समूह नहीं बना सकते हो। हाँ, सामान्य स्तर पे आप जो समूह या संगठन बनाते हैं, इसमें अगर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति रोक लगाता है या सरकार रोक लगाती है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेके जा सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा आर्टिकल 19 फर्स्ट में अब व्यक्ति की आजादी, फिर आपने देखा हमें सभा करने की आजादी, फिर हम लोगों ने देखा संघ और संगठन बनाने की आजादी। इसके आगे और हम लोग देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 19 के फर्स्ट के पार्ट डी के बारे में। पार्ट डी में बोला गया संचरण। यहाँ पे बोला गया कि भारत में कहीं भी आप अबाध रूप से संचरण कर सकते हैं। कहने का मतलब आप कहाँ जा रहे हैं आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं घर पे हूँ, मेरा मन है कि मैं यहाँ से इलाहाबाद जाऊँगा, तो हमसे कोई ये नहीं पूछ सकता तुम इलाहाबाद क्यों जा रहे हो। आप अबाध रूप से पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हो। आपका मन है दिल्ली घूमने का, आप दिल्ली घूम सकते हो। आपका मन है मैं दिल्ली का हरियाणा जाना तो आप हरियाणा जा सकते हैं। आपका मन है कि हरियाणा से मैं सीधा क्या करना है, स्विट्जरलैंड जाना है, तो आप जो अबाध रूप से विचरण वो कहाँ कर सकते हो, देश में कर सकते हो, अपने कहीं भी। और यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि आप विदेश में भी जा सकते हो। आपको घूमने की आज़ादी, आप विदेश में भी जा सकते हो, लेकिन विदेश में तुम्हें कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है वो वहाँ देश के नियम जो होंगे उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो आप भारत में कहीं भी अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रतिबंध भी लगाया गया। प्रतिबंध क्या लगा गया, अब आप ये कहो कि हमें एनआईए के ऑफिस में जाना है, इंटेलिजेंस के ऑफिस में जाकर के, और वहाँ पे हमें देखना है वहाँ पे क्या हो रहा है, आप नहीं जा सकते हैं। आप ये बोल रहे हैं कि हमें आरबीआई में जाना है और देखना है कि नोट कैसे छपते हैं, तो आप नहीं जा सकते हैं। अब आप किसी के घर में नहीं घुस सकते हैं कि नहीं हम किसी के घर की प्राइवेसी देख लें, किसी कोई रूम में बैठा हुआ है आप वहाँ पे चले जाएं, तो आप इस प्रकार से काम नहीं कर सकते जिससे दूसरे की स्वतंत्रता पे आबाद हो। वैसे आप सामान्य तौर पर मोटे तौर पे कहा जाए तो भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन किसी की प्राइवेसी क्या नहीं होनी चाहिए, ब्रोक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बात और करते हैं आपका कि प्रतिबंध, मानिए कि आप भारत में कहीं भी घूम सकते, उसमें प्रतिबंध कहाँ पे दिया गया है, तो प्रतिबंध दिया गया आपका आर्टिकल 19 के सेक्शन 5 में बोला गया आपके प्रतिबंध लगेगा जिससे लोक व्यवस्था ना बिगड़े। जैसे तुमने काफ़ी बार देखा होगा कोई नेता है अगर कहीं आने वाला है, मैं एग्जांपल लेता हूँ असदुद्दीन ओवैसी, अगर असदुद्दीन ओवैसी आपके कानपुर आने वाले हैं और यहाँ की सरकार को लगता है या यहाँ के जो आपके आईएएस साहब है मानी डीएम साहब, उनको ये लगता है कि उनके आने से यहाँ की लोक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि आप कानपुर ना आए। तो जिससे लोक व्यवस्था बिगड़ जाए ऐसी जगह पर आपके आवागमन पर रोक लगा दी जाएगी। दूसरा पॉइंट है आपका अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। मानिए ऐसे जनजाति क्षेत्र जो हम लोगों के टच में है ही नहीं, उनकी जो कल्चर और जो हमारा कल्चर बिल्कुल डिफर कल्चर है। अब एक अनुसूचित जो जनजाति क्षेत्र होते हैं, कोई एक ट्राइब्स ले ली, मैंने भील ले ली, अब वहाँ पे आप जा रहे हो तो वहाँ पे क्या कर दी रोक। रोक क्यों, कि उनके संरक्षण के लिए कि उनका कल्चर खराब ना हो। तो यहाँ पे आपकी रोक दो जगह लगाई गई है जिससे आपका लोक व्यवस्था माने आपकी जो पब्लिक वाला आपका प्रोसेस है वो ना बिगड़े, और जो आपका अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, और इसको क्यों लगाया गया, कि उनके संरक्षण के लिए। तो आर्टिकल 19 फर्स्ट के डी में बोला गया कि आप भारत में अबाध रूप से संचरण कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं।
और आपके केवल यहाँ पे दो प्रतिबंध है। एक आपका क्या है, जिससे लोक व्यवस्था ना बिगड़े, दूसरा तुम्हारा क्या आपका अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आप नहीं जा सकते, लेकिन अगर जाएंगे तो क्या होगा, आपको वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन के बाद भी आप एक निश्चित क्षेत्र तक जा सकते हैं। अगर कोई आपका जनजाति व्यक्ति अगर आप वहाँ पे मार दे तो उसके ऊपर 302 का मुकदमा भी नहीं लगेगा। रीजन क्या है, क्योंकि वो हमारे समाज से कहा जाए तो बिल्कुल एक तरीके से दूर है, उनको नहीं मालूम है कि कौन सा केस क्या है, क्या तुम्हारी आईपीसी है, क्या तुम्हारी सीआरपीसी है। तो उनके संरक्षण के लिए आपकी इन चीज़ों का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं आपके आर्टिकल 19 फर्स्ट के पार्ट ई में निवास और बसने की स्वतंत्रता। आप पूरे भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। अभी आपका मन है कि आप कानपुर में रहना चाहते हैं, आप कानपुर रह सकते हैं। आपका मन है आपको दिल्ली रहना है, आप दिल्ली रह सकते हैं। आपका मन है कि नहीं हमें हरियाणा रहना, आप हरियाणा रह सकते हैं। आप अब यहाँ पे निवास कैसे कर सकते हैं, आप स्थायी निवास भी बना सकते हैं और अस्थायी निवास बना सकते हैं। 2019 से पहले की कहानी क्या थी कि जम्मू कश्मीर में आप निवास नहीं बना सकते हैं, लेकिन अब जब से आपकी धारा 370 और 35 से आपकी अलग हटी है, तब से आप वहां भी निवास बना सकते हैं। कहने का मतलब भारत में आप कहीं भी निवास बना सकते हैं। इसको कहां बताया गया, आपका आर्टिकल 19 फर्स्ट के पार्ट ई में। अब यहाँ पे एक स्वतंत्रता और बोली गई, आप देश में तो कर ही सकते हो, अब विदेश में भी कर सकते हो। कैसी, स्थायी और अस्थायी निवास कर सकते हो, हमें बच सकते हो। अगर बात करें इसके प्रतिबंध, तो इसमें प्रतिबंध क्या है, आपके आर्टिकल 19(6) ये आपका प्रतिबंध है। और प्रतिबंध है कि आपकी दो क्षेत्र हैं आपके। अब जैसे आप बोले कि हमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है आपका, वहां पे अगर आपको रहना है तो वहां पे आप नहीं रह सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपकी रोक है। और फिर बात करते हैं लोक व्यवस्था, मानी फॉर एग्जाम्पल अभी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ से वहाँ की लोक व्यवस्था भी बिगड़ रही है, तब भी वहां पे आपको प्रतिबंध लगा दिया जा सकता है कि वहां पे आप रहने की आपको अनुमति नहीं मिलेगी। तो हम लोगों ने देखा आर्टिकल 19(1) का डी, आर्टिकल 19(1) का ई। अब बात करते हैं आर्टिकल 19(1) का एफ, जिसे हम लोग कहते हैं संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये जो वर्तमान में आपका राइट टू प्रॉपर्टी, इसको खत्म कर दिया गया। इसको क्यों खत्म कर दिया, जरा इसके रीजन समझते हैं। संपत्ति का अधिकार हमारा क्या था, पहले मौलिक अधिकार था, और अगर हमारा जो चीज आपकी मौलिक अधिकार है तो उसके बारे में आपके पास शक्ति है, आपसे कोई छीन नहीं सकता। अब होता क्या था कि फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि दिल्ली से एक रेलवे लाइन बनते हुए आई और बीच में आपका घर पड़ गया, और अब आपका संपत्ति का अधिकार क्या, मौलिक अधिकार, तो सरकार आपसे जबरदस्ती ले नहीं सकती है। तो सरकार ने इस चीज को देखा कि काफी बार ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था कि बहुत लंबी दूरी से आपकी रेल लाइन बन के आई, या फॉर एग्जाम्पल आपका हाईवे बन के आया, या फॉर एग्जाम्पल आपकी एयरफोर्स की छावनी, इसको क्या करना, डेवलप करना है, और वहां पे आपका घर, आप अपना घर नहीं दे रहे हैं। तो फिर वहां पे मोरारजी देसाई की सरकार ने क्या किया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग करके आपका विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया। वर्तमान में आपका जो 19(1) का एफ, इसको खत्म कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया, और इसको मात्र एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 301 के तहत रख दिया। अब है कि आपका, अब फॉर एग्जांपल जो मेरा घर है, अगर सरकार चाहे जब चाहे तब मेरा घर ले सकती है, बस क्या है, उसका जो मुआवजा है वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, जो संपत्ति का अधिकार है केवल सरकार ले सकती है, कोई व्यक्ति आपका संपत्ति का अधिकार को खत्म नहीं कर सकता है। मैं मानता हूं कि एक महेश नाम का व्यक्ति जिसका घर है और एक रमेश नाम का व्यक्ति है, वो ये चाहे कि इसकी संपत्ति को हम कब्जा लें या उसको ले लें, केवल कंपनसेशन दे दें, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई सरकार चाहे कि इसका हमें घर चाहिए तो वो ले सकती है, और बस क्या देना पड़ेगा, उसका जो कंपनसेशन है, उसकी जो लागत है, जो उसकी एक सरकारी रेट है, उसके हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा आपको। वर्तमान में इसको खत्म कर दिया। क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि किसकी सरकार में इसको खत्म किया गया था, तो मोरारजी देसाई की सरकार में इसको खत्म किया था। मेरा मानना है मोरारजी देसाई का यही एक तो अच्छा काम था, बाकी मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि कोई अच्छे काम थे। अब बात करते हैं आपको व्यापार। आर्टिकल 19(1) जी में बोला गया कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। आपको एजुकेशन, आपको शिक्षा के बारे में क्या करना है, कॉलेज खोलना है, आप खोल सकते हैं। आपको टीचर बनना है, आप बन सकते हैं। आपको प्रोफेसर बनना है, बन सकते हैं। आपको मॉल खोलना है, खोल सकते हैं। आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ प्रतिबंध लगाए गए। प्रतिबंध क्या लगाए गए, तकनीकी योग्यता। फॉर एग्जाम्पल, आप केवल क्लास 10 तक पढ़े हैं और आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, नहीं, ऐसी वो तकनीकी सेवाएं जिसमें योग्यता की आवश्यकता होती है और बिना योग्यता के आप वो व्यापार चालू नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है आपका, मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल मानूंगा डॉक्टर। आप क्लास 10 पढ़े और आप जानते नहीं हो डॉक्टरी का डी, और आप क्या बनेंगे, डॉक्टर बन के बैठ गए। अब लगाना है किसी को इंजेक्शन बुखार का और तुमने लगा दिया किसी और चीज़ का। तो आपको जितनी भी तकनीकी योग्यता वाली आपकी जितनी भी जॉब है, आपके जितने भी व्यापार या व्यवसाय हैं, उनको आप तभी ओपन कर सकते हैं जब आपके पास में तकनीकी स्तर की वो चीज़ उपलब्ध हो या शिक्षा उपलब्ध हो। तो आप डॉक्टर कब बन सकते हैं, जब आप MBBS
BDS या अन्य जो भी आपकी डॉक्टरी के संबंध में जितनी भी आपकी डिग्री हैं वो अगर हासिल है तभी आप ओपन कर सकते हैं। दूसरा बोला गया कुछ उद्योग सेवा व्यापार राज्य द्वारा संरक्षित हैं। फॉर एग्जाम्पल भारत में क्या है, मिसाइल बनाई जा रही है, अब उस मिसाइल को बांग्लादेश को बेचना है। अब ये नहीं कि उस मिसाइल को तुम बेचोगे, तो राज्य ने, सरकार ने क्या किया है, कुछ व्यापार को स्वयं के लिए आरक्षित किया, उसको दूसरा कोई नहीं कर सकता है। फॉर मिसाइल का एग्जाम्पल लेते हैं, मिसाइल बनाना है, मानी भारत में मिसाइल बन रही है, आप ये सोचोगे नहीं मिसाइल हम बनाएंगे और किसी को भी बेचेंगे, तो इस मामले में सरकार ने क्या कर रखा है, आपका प्रतिबंध लगा रखा है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे आर्टिकल 19 फर्स्ट के तहत आपकी 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन अब कितनी बची हैं, आपकी 6 स्वतंत्रताएं बची है। कौन सी स्वतंत्रता आपकी खत्म कर दी गई है, संपत्ति का अधिकार अब तुम्हारा क्या हो गया, आपका कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार के तहत आपका आर्टिकल 301 के तहत डाल दिया गया है। बाकी आपके वर्तमान में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो ये आपका आर्टिकल 19 फर्स्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 20 की। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 20 जिसमें बोला गया है दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जो भी व्यक्ति आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, आपने देखा हो जब हमारे समाज में कोई व्यक्ति या कोई लड़का जब जॉब करने के लिए कंफर्म हो जाएगा, उसकी जॉब लग गई है, तो लोग क्या करते हैं, उस पर केस लिखवा देते हैं, 376 लगवा दिया या अन्य कोई मुकदमा लिखवा दिया। एग्जाम्पल देता हूं मैं अपने का। मेरे ऊपर एक बार केस लिखाया कि मैंने अपने ताऊ की रेफर से किसी व्यक्ति को गोली मार दी, और वो केस क्या था, झूठा था सरासर। वो क्यों, केवल फंसाने के लिए, क्योंकि गांव समाज में या ऐसे जो व्यक्ति जो आपसे जलते हैं वो आपके ऊपर केस लिखवा देते हैं। तो इस संदर्भ में क्या बोला गया है, जब तक आप दोषी नहीं पाएंगे तब तक आपको दोषी नहीं कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पर केस लिखवा दिया कि मैंने गोली मारी, अब वो केस मैंने नहीं किया था, अभी मामला कहां पे जाएगा, कोर्ट में जाएगा। जब कोर्ट ये तय कर देगा कि हाँ मैंने ये केस किया है, तभी मैं दोषी माना जाऊंगा और तभी हमें दोषी कहा जा सकता है। तो आप बिल्कुल ना डरें, अगर आप कोई केस करता है तो उसी से बिल्कुल ना घबराएं कि नहीं मेरे पास केस हो गया, मेरी जॉब नहीं लगी। जब तक कोर्ट कंफर्म ना कर दे कि हाँ ये चीज वैलिड है, तब तक आप दोषी साबित नहीं होते हैं। अब जरा बात करते हैं कि आर्टिकल 20 में किन किन बातों का जिक्र किया गया है। तो आर्टिकल 20 में पहला पॉइंट बोला गया है कार्योत्तर विधि संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट लॉ। इसका मतलब क्या है, जैसे अभी 2022 चल रहा है, 2022 में तुमने, जैसे हमारे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ कि 2022 में मैंने किसी व्यक्ति को मार दिया, और अभी का कानून ये है कि अभी अगर मैंने किसी को मार दिया तो मुझे 10 साल की सजा होगी। और मैंने 2022 में किसी व्यक्ति को मारा, अब ये मामला चला गया कोर्ट में। अब कोर्ट ने डिसीजन दिया 7 से 8 साल बाद, तो अब यहाँ पे जो हमें सजा मिलेगी वो कब मिलेगी, 2022 के हिसाब से मिलेगी, ना कि 2028 में अगर इसका डिसीजन आया 2028 के हिसाब से। तो जिस दिन आप कोई क्राइम करोगे उस दिन जो नियम लागू है उस नियम के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, आपको सजा मिलेगी। अगर उससे पहले का कोई कानून, माने 2022 से पहले का कोई कानून, माने 21 में एक कानून था कि अगर आप किसी को जान से मार दोगे तो 20 साल की सजा है, और 2022 में आपका प्रावधान क्या है कि अगर मारोगे 10 साल की सजा है, और 2028 में ये नियम बन जाए कि अगर किसी को मारोगे तो 25 साल की सजा है। तो हमें जो सजा मिलेगी, जिस दिन मैंने क्राइम किया 2022 में जो क्राइम किया उसके हिसाब से मुझे सजा मिलेगी। ये बात कही गई आपकी आर्टिकल 20 के पार्ट फर्स्ट में। अब बात करते हैं आपके आर्टिकल 20 के पार्ट सेकंड में बोला गया दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल पनिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2022 में किसी को मारा और उसके हिसाब से मुझे सजा मिल गई 10 साल की। अब 10 साल की सजा में काट के फिर आया, तो अब जो मुझे सजा मिल चुकी है, अब इसके लिए मुझे दोबारा सजा नहीं दी जाएगी, नहीं अब नियम बदल गए हैं, अब उस नियम के हिसाब से फिर से तुम्हें 10 साल की सजा होगी। तो अगर आपको एक बार सजा होगी तो उसका केवल एक बार प्रावधान है, उसका डबल प्रावधान नहीं हो सकता कि नियम नया नियम आ गया है अब फिर से इनको 5 साल की सजा दो। तो एक जो आप दोष करेंगे उसके लिए केवल आपका एक ही क्या मिलेगा, आपको एक ही सजा मिलेगी। जैसे मूवी जगत जो हमारा बॉलीवुड, इसमें एक बहुत बड़ी भ्रांति उसमें कहा जाता है कि हम चाहे 1 मर्डर करें या 10 मर्डर करें सबके लिए समान सजा है, जबकि बिल्कुल ये गलत बात है। आप जितने मर्डर करेंगे उतने, जितने भी क्राइम करेंगे वो सबकी सजा आपको मिलती है। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैंने एक क्राइम कर दिया, मैंने एक व्यक्ति को मार दिया और मुझे 10 साल की सजा हो गई, और फिर मैंने मान ली 10 साल की सजा होकर मैं निकल के आ गया, फिर मैंने दूसरे व्यक्ति को मार दिया तो फिर मुझे 10 साल की सजा होगी, क्योंकि कोर्ट दोनों केस को अलग तरीके से हमें क्या करेगी, सजा देगा। तो इसमें क्या बोला गया आपका दोहरे दंड से संरक्षण। आपको अगर एक बार केवल दंड किया तो केवल आपको एक बार ही सजा मिलेगी, ये नहीं कि नया नियम आ जाए तो उसके हिसाब से आपको दोबारा सजा मिले। अब बात करते हैं स्वयं के विरुद्ध गवाही संरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में इस पे केस हुआ
केस हुआ गया, सामान्य तौर पे पुलिस क्या होती है, पुलिस जब किसी व्यक्ति को पकड़ती है, रिमांड पे ले जाती है, फिर उसको मार पीट करके उसको बुलवाती है कि नहीं हाँ तुमने ये सजा की है। तो कभी भी अगर आपको पुलिस पकड़े और वो मारपीट आपके साथ में कर रही है कि नहीं आप कहोगे आपने ये किया है, तो उनके सामने बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ हमारे मौलिक अधिकार में बोला गया है स्वयं के विरुद्ध गवाही से संरक्षण। आप स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए आपसे क्या नहीं किया सकता, आपको प्रेशर नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जारी कर दिया, सही है। तब तक आप सुप्रीम कोर्ट में चीज साबित ना हो जाए तब तक आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके साथ पुलिस जबरदस्ती तुमसे बोलेगा हाँ तुमने ये क्राइम किया है, बोल दीजिएगा वरना बहुत मारेगा वो, तो ऐसी स्थिति में अगर तुमने पुलिस के सामने बोल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, वो चीज आपकी कोर्ट में वैलिड नहीं होगी। तो आर्टिकल 20 में 3 चीजें बोली गई। सबसे क्या है, कार्योत्तर विधि का संरक्षण। जिस दिन आपने जो क्राइम किया है उसी दिन के हिसाब से आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। फिर बोलेगा दोहरे दंड संरक्षण, एक जो अपराध करो उसकी केवल आपको एक बार सजा मिलेगी, उसकी 2 या 3 या मेनी मोस्ट टाइम आपको नहीं मिलेगी। फिर बोला गया थर्ड पॉइंट, स्वयं के विरुद्ध गवाही संरक्षण। आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं देंगे, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा कोर्ट में। अब बात करते हैं आर्टिकल 21, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें बोला गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बात करते हैं सबसे पहले प्राण, लाइफ। लाइफ क्या है, आपकी जिंदगी, आपकी जो जिंदगी, आपकी जिंदगी संबंधित जो भी चीजें हैं उस तरीके से स्वतंत्रता क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ चीजों को आपको एग्जाम्पल द्वारा समझाना चाहूंगा। एक व्यक्ति जो जीवित व्यक्ति है उसके पास बहुत सारे अधिकार, उसको जीने का अधिकार, उसको खाने का अधिकार, उसको पीने का अधिकार। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ आपके अधिकार प्राण के तहत और दैहिक स्वतंत्रता के तहत, दोनों को मैंने आपको यहाँ पे एक साथ एडजस्ट किया है। अब यहाँ पे इसको जरा मैं 2 पॉइंट और इसको पहले डिफाइन करना चाहूंगा। इसी बोला गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मानी फॉर एग्जाम्पल अभी तक ये कानून है कि आप भारत में कहीं भी घूमो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कल ये नियम आ जाए कि क्या है कि अब अगर तुम 6 बजे के बाद में या 10 बजे के बाद घूमते मिले तो आपको फांसी दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोला गया, किसी व्यक्ति को सामान्य तौर पे आप दंडित नहीं कर सकते हैं। अगर विधि द्वारा कोई स्थापित प्रक्रिया है तो उसके तहत क्या कर सकते हो, उस पर आप दंड लगा सकते हो कि नहीं अब अगर तुम 10 बजे के बाद मिले तो आपको फांसी दी जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो कहाँ से ली गई है, जापान से। अब बात करते हैं विधि की उचित प्रक्रिया। अब ये नहीं कि 6 बजे वाली आपकी कहानी है, अब इसके आपके जो एविडेंस मिलेगी, हाँ तुम 6 बजे के बाद में या 10 बजे के बाद में मिले हो, अब यहाँ पे सजा क्या थी, 10 बजे के बाद में मिलोगे तो आपको फांसी दी जाएगी। अब इसके अगर एविडेंस नहीं मिले हैं तो ये चीज आपकी वैलिड नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या बोला गया, विधि की उचित प्रक्रिया। अब आर्टिकल 21 में ये बोला दैहिक स्वतंत्रता, और इसको मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ये नहीं कि आपके सामने आईएएस आ गए तो आप उनसे हाँ हजूरी करे साहब झुक के चलने लगो, जी नहीं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप सबके सामने गर्मा में जिंदगी जी सकते हैं। आप ये नहीं कि अगर वो आईएएस तुम झुक के चल रहे हो या उनसे दब के चल रहे हो, कोई भी व्यक्ति आपके सामने आ जाए, किसी चीज का आपको डर नहीं, किसी चीज का प्रभाव नहीं, आप अपनी गर्मा में जिंदगी जी सकते हैं। और आर्टिकल 21 में कुछ सुप्रीम कोर्ट द्वारा अन्य चीजें भी डिस्क्राइब की गई जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बोला गया विदेश यात्रा का अधिकार, आप विदेश घूम सकते हैं, तुम्हारा क्या मौलिक अधिकार है। किसमें होता है कि आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। मेनका गांधी के संबंध में एक केस हुआ, मेनका गांधी जब जा रही थी विदेश तो उनके वीजा को रोक दिया, तो वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला कि व्यक्ति को आपके विदेश यात्रा का अधिकार ही क्या बोला गया, आपका मौलिक अधिकार। फिर बोला गया निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। आपके फोन में क्या है, आपका घर वाला कोई नहीं देख सकता कि आपके फोन में क्या है, पासवर्ड आपने डाल रखा है तो कोई उसमें आपके घर का कोई मेंबर ये नहीं कर सकता नहीं इसको खोल के दिखाओ इसमें क्या है। आपकी जो प्राइवेसी आप उसको छिपा के रख सकते हैं। दूसरा रीजन, फॉर एग्जाम्पल आप गोवा वाले बीच पे गए, अब वहां पे आप क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कोई व्यक्ति ड्रोन से आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, नहीं कर सकता, आपकी प्राइवेसी को कोई भी रिवॉक नहीं कर सकता है। फिर बात करते हैं आश्रय का अधिकार, एक ऐसा व्यक्ति जिसका घर नहीं है तो सरकार यहाँ पे क्या करती है, आपको अनाथ आश्रम या फिर आपको आश्रय उत्पन्न कराती है जहां पे आप क्या कर सकते हैं, रुक सकते हैं, बच सकते हैं। जैसे आपका रैन बसेरा आपका हो गया, तो ये शक्ति आपकी क्या, आपकी मौलिक अधिकार है आश्रय का अधिकार, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने वेरीफाई किया। बात करते हैं आपके हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार। भारत में एक नियम है वर्तमान में कि किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी आपकी। हाँ, कुछ ऐसी विषम परिस्थिति कि आप जब बहुत बड़ी क्रिमिनल हो या आपके हाथ में अगर हथकड़ी ना बांधी गई तो वहां के जो लोग आपके पुलिस वाले हैं उन पे हमला कर सकते हो, या अन्य कोई ऐसी गतिविधियां जिसमें आप बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हो, तो वहां पे हथकड़ी लगाई जा सकती है। लेकिन सामान्य केस में आपके हाथों में हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है। फिर बात करते हैं एकांतवास के विरुद्ध अधिकार। वर्तमान में जो जेल का सिस्टम, उसमें ये नहीं केवल आपको अकेले एक तरफ बिल्कुल काल कोठरी में डाल दिया जाएगा, वो नहीं है। अब आपको एकांतवास नहीं दिया जाएगा, आपको जो सजा दी जाएगी उसमें आपकी पूरी जेल प्रशासन जो आपका होता है जहां पे सारे कैदी रहते हैं वहीं पर रखा जाएगा, आपको अलग नहीं रखा जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, आपका मौलिक अधिकार है। फिर बात कहते हैं मृत्यु दंड में देरी। अगर किसी व्यक्ति की कंफर्म की गई कि 20 जुलाई को उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा
तो उसकी मृत्यु दंड में डिले नहीं करेंगे। ये भी आपका क्या, आपका मौलिक अधिकार। क्यों नहीं करेंगे भाई, किसी को मालूम है कि मुझे 20 तारीख को जुलाई दी जाएगी, 20 जुलाई को आपको मृत्युदंड दी जाएगी, अब उसको तुम डिले कर रहे हो, तो वो व्यक्ति आपका मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है। तो ये भी आपके मानसिक रूप से प्रताड़ित करना आपके मौलिक अधिकारों का हनन है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, मृत्यु के दंड में देरी नहीं की जाएगी। फिर बात करते हैं बंदी गृह में मृत्यु के विरुद्ध। जहां पे आपके कैदी लोग रहते हैं वहां पे आपको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, आपको मृत्युदंड आपको अलग जगह दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे इतने कैदी रह रहे हैं और उनके सामने जब आपको मृत्युदंड दिया जाएगा तो होगा क्या, वहां के जो कैदी हैं उनके अंदर एक डर भर जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो मानसिक रूप से विकृत हो जाएंगे या मानसिक तनाव उनके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, जो कि उसके मौलिक अधिकार का हनन है। तो यहाँ पे जो बंदी गृह होता है वहां पे क्या नहीं किया जाएगा, कि उनको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट बात है आपकी चिकित्सा सहायता। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया या अन्य कोई आपके बॉडी में प्रॉब्लम हो गई या आपको कोई डिजीज हो गया है, तो यहाँ पे आपका मौलिक अधिकार है, आपको चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। ये सरकार का काम है आपका, ये डीपीएसपी में भी आपका आता है और आपका ये मौलिक अधिकार भी है। नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक फांसी। भारत में कभी भी सार्वजनिक फांसी नहीं दी जाए, किसी चौराहे पे खड़ा करके आपको फांसी दी जाए। क्यों नहीं, इसका रीजन क्या है भाई, आप दोषी हैं, आपको तो फांसी दे दी गई, आपका काम खत्म। लेकिन वहां पे जो अन्य लोग हैं उनके अंदर भय का माहौल क्या हो जाएगा, व्याप्त हो जाएगा, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, आपका हनन हो रहा है। उनकी जो स्वतंत्रता थी वो क्या समझ रहे, अगर ऐसा हुआ तो हम भी मार दिए जाएंगे, तो लोगों में एक भय व्याप्त हो जाएगा। तो क्या नहीं कर सकते हैं, सार्वजनिक रूप से आपको फांसी नहीं दी सकती है। फिर बात करते हैं शिशु पूर्ण विकास। बात करेंगे आर्टिकल 21A, जिसमें बोला गया है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। इस आर्टिकल को बाद में जोड़ा गया, इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इस आर्टिकल को जोड़ा गया। इसमें बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क, मानी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, और अनिवार्य मानी कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें क्या किया गया, इसको दो जगह और डिस्क्राइब किया गया। एक आपका आर्टिकल 45 है जो आपका डीपीएसपी का है, और एक आपका आर्टिकल 51A जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का है। इसमें बोला गया आपका राइट टू एजुकेशन, तो शिक्षा का अधिकार है आपका। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इसको संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। अब बात करेंगे आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में बोला गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, अब इस आर्टिकल को 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया। आर्टिकल 21 फर्स्ट, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ने आती है तो आर्टिकल 22 फर्स्ट में क्या बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति को पुलिस पकड़ने आती है, सबसे पहले उसको क्या बताना पड़ेगा, उसका कारण बताना पड़ेगा कि रीजन क्या है आपका। सेकंड पॉइंट, उसको ये बताना पड़ेगा जिस व्यक्ति को पुलिस पकड़ने जा रही है कि उसने अपराध क्या किया है। इस चीज को भी कंफर्म हो जाने के बाद में फिर उस व्यक्ति को अपने मनपसंद का वकील चुनने की क्या है, स्वतंत्रता है। वो जिसको चाहेगा उसको अपना वकील चुन सकता है। और बाद में क्या आपका प्रतिरक्षा, स्वयं की सिक्योरिटी के लिए तो लोग क्या करते हैं, अपना मेडिकल करवा लेते हैं। कभी भी अगर पुलिस पकड़ने आपको आती है, अगर आप अपना मेडिकल करवा लेते हैं तो आप पिटने से बच जाएंगे। अगर कभी लड़की वाला केस है और आप पुलिस पकड़ने आती है तो सबसे पहले रीजन तो आप पूछ लेंगे, उसके साथ में जस्ट क्या करा लें, अपना मेडिकल करवा लें। क्योंकि मेडिकल करवाने के बाद अगर आपके साथ में मारपीट की जाएगी तो आपके पास में एक एविडेंस हो जाएगा कि जब हमें पकड़ा था तब मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट ये दिखेगा, और अब हमारे साथ में इन्होंने ये मारपीट की है। फिर से मेडिकल लगा के आप वहां पे क्या कर सकते हैं, उस थाने के खिलाफ केस कर सकते हैं, पूरे थाने के खिलाफ, या सीओ के खिलाफ, या जिसने मारा है उसके पक्ष में खिलाफ कर सकते हैं। तो आर्टिकल 22 फर्स्ट में बोला कि अगर कोई पुलिस पकड़ने आता है, सबसे पहला काम क्या होगा, आपको रीजन बताना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट आपको बताना पड़ेगा मैंने अपराध क्या किया है। तीसरा पॉइंट है आपको मनपसंद अपना वकील चुनने की स्वतंत्रता है। और चौथा पॉइंट है आपका प्रतिरक्षा का अधिकार, आप अपनी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं आर्टिकल 22 फर्स्ट के अनुसार। अब बात करते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में ये बोला गया सेकंड में कि अगर कोई पुलिस वाला आपको पकड़ने आता है तो सबसे पहला काम क्या होगा, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, फर्स्ट कंडीशन। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहानी और क्या है, पुलिस इसका मौका का फायदा उठाती है। अब अगर आपकी जो यात्रा का समय है उसको 24 घंटा में नहीं जोड़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 11 बजे अरेस्ट किया गया, ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर आपको मानी नेक्स्ट आपको जो 11 है, आपका 11 बजे आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अगर पेश नहीं कर पाया तो आपको क्या कर देगा, यहाँ पे फ्री कर देगा, छोड़ देगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला कि ये तो यात्रा का समय, अब क्या है, यात्रा को समय को 24 घंटे में नहीं जोड़ा जाएगा। कहने मतलब जब पुलिस आपको पकड़ के लेके जा रही थी और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने जा रही थी, उस बीच के समय को नहीं जोड़ा जाएगा। और किसको नहीं जोड़ा जाएगा, अगर बीच में कोई छुट्टी पड़ गई है,
और मजिस्ट्रेट का कार्यालय बंद है आपका, तो उस समय को भी नहीं जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपकी यहाँ पे 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है आपका 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट सामने पेश किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है 24 घंटे के बाद में अगर समय ज्यादा हो गया तो मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे तीसरा पॉइंट बोला गया कि यात्रा के समय को और छुट्टी के दिन को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 22 के पार्ट 3 की। इसमें ये बोला गया कि आर्टिकल 22 फर्स्ट और आर्टिकल 22 सेकंड ये विदेशियों को प्राप्त नहीं, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसके बाद आपके आर्टिकल और है आपके 22 का 4 से लेके आपके 7 तक, 22 4 से लेके 7 तक आपके और आर्टिकल हैं। और यहीं पे हम लोग समझेंगे, इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपका डिटेंशन क्या होता है, इंक्वायरी क्या होता है, आपका कैसे पुलिस आपको उठा सकती है, उन सब चीजों को हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। धन्यवाद।